हाय गाइस, आज अपन बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जिसका नाम है लीज। और लीज आपके सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग के लिए एप्लीकेबल है ये स्टैंडर्ड, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। इसमें से हर बार एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अपन आज बात करेंगे AS 19 लीज की। और जो भी हमारे चैनल पर नया है मैं उसको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने कंसोलिडेशन वाला जो चैप्टर है उसकी सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दी है। हमने AS4 और AS9 की भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम प्रैक्टिस में लो। आज बात करेंगे अपन AS19 जिसका नाम है AS19 जिसका नाम है क्या, लीज। और सॉरी, क्या नाम है सर उसका? लीज नाम है, ठीक है। अब लीज में क्या होता है, अब उसको स्टार्ट करते हैं लीज का। तो देखो लीज में क्या है, जो मेन चीज है, लीज क्या मतलब है? एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज के बीच में, जहां वन पार्टी क्या करती है, ऑब्टेन करती है राइट टू यूज करने का असेट फ्रॉम द अदर पार्टी से अगेंस्ट अ कंसिडरेशन या सर्विस ऑफ कंसिडरेशन। हु ऑब्टेन द राइट इज कॉल्ड लीजी एंड द पार्टी विच गिव्स द राइट इज कॉल्ड लेसर। इट मीन्स कि आपको समझने का सिर्फ इतना सा है, लीज का मतलब होता है कि एक एग्रीमेंट जिसके अंदर एक पार्टी दूसरे पार्टी को एक स्पेसिफिक कंसिडरेशन के बदले में कोई प्रॉपर्टी यूज करने के लिए देती है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड लीज एग्रीमेंट। जो पार्टी देती है वो लेसर होता है, जो पार्टी देती है वो लेसर होता है, ठीक है। जो पार्टी देती है वो लेसर होता है और जिस पार्टी को दिया जाता है वो लेजी होता है। बात खत्म। अब आपके जो लीज होता है, वो लीज जो एग्रीमेंट होता है वो दो टाइप का होता है। अब वो दो टाइप का कौन कौन सा होता है? वो जो लीज एग्रीमेंट होता है वो दो टाइप की लीज होती है। एक होती है सर फाइनेंशियल लीज और एक होती है सर ऑपरेटिंग लीज। तो अपना इस वीडियो में जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा सर फाइनेंशियल लीज का मुद्दा रहेगा, फाइनेंशियल लीज का। तो सर फाइनेंशियल लीज का मतलब क्या होता है? कब पता चलेगा कि सर ये कोई जो लीज एग्रीमेंट है वो फाइनेंशियल लीज है? सर वो 5 कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन, 5 कंडीशन में से सर कोई सी भी कंडीशन, सर पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कोई सी भी एक कंडीशन, इन इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइज इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीज। हम उसे फाइनेंशियल लीज कहते हैं। आई बात समझ में? यस सर। सर जिनको भी हमारे नोट एक्सेस करने हैं, नोट्स, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्या लिखा हुआ है? ऑनरशिप जो है असेट्स की वो ट्रांसफर होती है एट द एंड ऑफ लीज टर्म विदाउट कंसिडरेशन। दूसरा, ऑनरशिप ट्रांसफर होती है एट द एंड ऑफ लीज टर्म विथ वेरी नॉमिनल कंसिडरेशन। इट मीन्स सर दोनों पॉइंटों में क्या फर्क है? मैंने कहा कि यार 5 साल के लिए मैं तेरे को कोई मोबाइल है वो यूज करने के लिए दे रहा हूं। जैसे ही 5 साल खत्म होंगे ये मोबाइल तेरा, 1 रुपया भी मत दियो मेरे को। मैंने बोला मैं 5 साल के लिए तुझे मोबाइल यूज करने के लिए दे रहा हूं। 5 साल बाद जैसे ही 5 साल खत्म होंगे तू मुझे 10 रुपए दियो और ये मेरा रेडमी का जो मोबाइल है वो तू ले जाइयो। तो दोनों कंडीशन समझ में आ गई। अगर दोनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर आपको क्वेश्चन में दिखेगी तो कौन सी कही जाएगी? फाइनेंशियल लीज। अभी ऐसी 3 कंडीशन और है। क्या है तीसरी कंडीशन? सर लीज पीरियड जनरली इक्वल टू द यूज ऑफ द असेट लाइफ। इट मींस सर असेट की लाइफ है 5 साल। मेरे जो रेडमी का जो मोबाइल है उसकी जो लाइफ है वो है 5 साल और जो मेरा लीज पीरियड है सर वो है 4 साल। तो अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो इक्वल सा है, ये थोड़ा थोड़ा इक्वल ही है, 4 और 5। तो अपन क्या कहेंगे सर? ये फाइनेंशियल लीज है। 5 और 3 होता है तो सर ऑपरेटिंग लीज है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल लीज नहीं है वो तो फिर ऑपरेटिंग लीज है। आई बात समझ में? यस सर। मतलब आपका लीज पीरियड क्या? 5 साल। आपका यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स कितना? 6 साल। फाइनेंशियल लीज है। आई बात समझ में? अप्रोक्सीमेट इक्वल होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि इक्वल ही होगी, अप्रोक्सीमेट भी होगा तो भी चलेगा। अब चौथा पॉइंट क्या है? असेट्स इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर। ये असेट जो होती है वो एक स्पेशलाइज्ड नेचर की होती है जिसे लेसर के द्वारा कोई भी यूज नहीं कर सकता। लेसर के द्वारा कोई भी यूज नहीं कर सकता। और 5वीं सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, जो कि सर आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगी, मैं इसको सर आपको अलग पेन से भी एक बार करवाता हूं ताकि आपको ये पॉइंट याद रहे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटर्स प्लस गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल या अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ असेट। अगर सर आपकी जो लीज रेंट है, मैंने बोला मेरा रेडमी का मोबाइल ले जा,
5 साल के लिए ले जा, हर साल 10-10 हजार रुपए देता जाइयो, और 5वें साल के अंत में तू मुझे 20,000 रुपए तो गारंटी है, वो तो लीज रेंट के अलावा देगा ही देगा। तो तू 5 साल में जो मेरे को लीज रेंट देगा उसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, आज की तारीख में उसकी क्या वैल्यू है। 5 साल बाद जो तू मुझे 20,000 देगा उसकी आज की तारीख में क्या वैल्यू, वो निकालूंगा। उसको जोड़ के अगर जो मेरी असेट है, जो मेरा रेडमी का मोबाइल है, अगर उसकी फेयर वैल्यू को इक्वल आ जाएगी तो मैं मानूंगा, या अप्रोक्सीमेट भी इक्वल आ गई तो मैं मानूंगा सर कि वो क्या है, फाइनेंशियल लीज है। आई बात समझ में? यस सर। तो सर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया है कि फाइनेंशियल लीज है या नहीं है, उसका मैं सर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। आपके सीए इंटर में जब ओल्ड सिलेबस चलता था तो सर वहाँ पे एक प्रैक्टिस मैनुअल आता था जो आप आईसीआई की वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। तो सर उसके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्लासीफाई करना द फॉलोइंग इनटू द आइदर ऑपरेटिंग लीज या फिर फाइनेंशियल लीज। तो सर अभी तक अपन ने फाइनेंस लीज पढ़ी है, तो अगर आपको फाइनेंस लीज के 5 पॉइंट में से अगर कोई सा भी पॉइंट फॉल कर जाए तो मान लेना वो फाइनेंस लीज है, अदरवाइज वो ऑपरेटिंग लीज है। क्लियर? यस सर। पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन, लेजी हैज अ ऑप्शन। लेजी कौन? जिसको राइट दिया गया है, परचेजर एक तरीके का। लेजी हैज अ ऑप्शन टू परचेज द असेट एट लोअर देन द फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म। मैंने क्या बोला सर? लीज टर्म के एंड में, लीज टर्म के एंड में आप फेयर वैल्यू से लोअर पे भी, फेयर वैल्यू से लोअर पे भी आप असेट को परचेज कर सकते हो। इट मींस सर कि परचेज करने का मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। अब ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है सर? एट द एंड ऑफ लीज टर्म। तो सर शुरुआत के दो पॉइंट क्या थे कि एट द एंड ऑफ लीज टर्म आपको ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, या तो विदाउट कंसिडरेशन या विथ नॉमिनल कंसिडरेशन। तो इसने क्या बोला कि आपको पैसा तो देना है बट फेयर वैल्यू से भी कम देना है। जैसे वैल्यू मान लो मार्केट वैल्यू आज इस मेरी रेडमी नोट 7 की 20,000 रुपए है, मान लो, वैसे है नहीं, मान लो 20,000 रुपए है, और मैं आपको कहता हूं कि आप 3 साल इस मोबाइल को यूज करो और चौथे साल मुझे आप ऐसा करना 5,000 रुपए में 5,000 रुपए देना और इस मोबाइल को ले जाना। तो सर एक तरीके से ये नॉमिनल कंसिडरेशन हो गया, कहां 20,000 कहां 5,000, तो सर ये एक तरीके का फाइनेंस लीज हो गया, नहीं हो गया? यस सर, फाइनेंस लीज हो गया। कौन सी कंडीशन फुलफिल हुई सर? सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल हुई कि ओनरशिप इज ट्रांसफर एट द एंड ऑफ लीज टर्म एट अ वेरी नॉमिनल कंसिडरेशन। मैं आपको बता भी देता हूं सर, ये रही सर, ये देखो, ownership is of asset is transfer at the end of lease term with very nominal consideration. Clear? Yes sir, clear हो गया। अब इकोनॉमिक ऑफ लाइफ असेट्स की कितनी है? 7, लीज टर्म कितना है? 6 ईयर, बट असेट इज नॉट एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ लीज टर्म। तो सर एक बात बताओ, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई सर? कैसे पता चला? क्योंकि सर ये लिखा हुआ देखो, असेट इज नॉट एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब सर परचेज नहीं करी गई। अगर परचेज नहीं करेगा तो सर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं, तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होने के कारण सर ये शुरुआत के दोनों पॉइंट आपके इधर फॉल नहीं करेंगे। ये सर शुरुआत के जो 2 पॉइंट हैं, ये वाला और ये वाला सर फॉल नहीं करेगा, लेकिन सर जो तीसरा है ये फॉल करेगा। लीज पीरियड जो इक्वल है किसके? यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स के। 5, 4, 7, 6 है या नहीं है? यस सर है। ये 7 ईयर है, ये 6 ईयर है, इट मींस कि सर ये एक आपकी फाइनेंस लीज है। अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक लाइफ क्या है? 6, लीज टर्म क्या है? 2 ईयर्स, बट जो असेट है वो क्या है सर? स्पेशल नेचर की है। असेट क्या है सर? स्पेशल नेचर की है। पढ़ो सर क्या लिखा हुआ है, जो असेट है वो क्या है सर? स्पेशल नेचर की है। तो मैंने क्या बोला सर? अगर असेट आपकी स्पेशल नेचर की होगी, क्या बोला था मैंने? अगर असेट स्पेशल नेचर की होगी तो सर मैं उसे क्या कहूंगा? मैं क्या कहूंगा उसे सर मैं कहूंगा फाइनेंस लीज। तो एक तरीके क्या हो गई सर? ये फाइनेंस लीज हो गई। अगर आप टाइम पीरियड वाला पॉइंट देख रहे हो तो सर यहाँ ये फॉल नहीं हो रहा, क्योंकि 6 ईयर और 2 ईयर अप्रोक्सीमेट भी इक्वल नहीं होते। आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है लीज पेमेंट की वो कितनी है? x, और फेयर वैल्यू जो एसेट की वो है y। तो सर मैं एक अजम्पशन लूंगा कि जो x और वो y है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है। और सर जो मेरी लास्ट वाली कंडीशन है क्या, कि सर जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट है और GRV है वो इक्वल है किसके? फेयर वैल्यू ऑफ असेट के। तो सर आप देखोगे अगर यहाँ पे
कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट और जो फेयर वैल्यू ऑफ असेट है वो सर आपस में क्या बता रहा है, ये इक्वल बता रहा है। तो एक तरीके से सर ये कौन सी लीज होगी, फाइनेंस लीज होगी। आई बात समझ में? यस सर, ये देख सकते हो आप, फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज और फाइनेंस लीज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अपन अब करते हैं सर। तो क्या सर आपको फाइनेंस लीज समझ में आ गया कि फाइनेंस लीज कैसे अपन क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वेश्चन फाइनेंस लीज का है या नहीं है? यस सर। अब अपन बात करते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। किसकी बात करेंगे सर अपन? इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, कि फाइनेंस लीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। किसकी बुक में बात करते हैं सर? सबसे पहले लेसी की बुक में बात करते हैं सर। किसके बुक में बात करते हैं सर? सबसे पहले लेजी की बुक में बात करते हैं। क्लियर? तो सर लेजी की बुक में कैसे बात करेंगे देखते हैं। लेजी मतलब जिसको राइट दिया गया है, तो सर वो जब असेट्स लीज पे लेगा तो वो एंट्री क्या करेगा सर? असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी अकाउंट। यस सर, असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी अकाउंट। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर, आ गई। असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी करेगा नहीं करेगा? यस सर, असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। ठीक है, ठीक। किस वैल्यू पे करेगा सर? एक बात बताओ, वो तो उस वैल्यू पे करेगा ना, वो तो सर उस वैल्यू पे करेगा कि फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस जीआरवी विच एवर इज लोअर। आपको क्या करना है सर? जो भी आपको 5 साल बाद गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जीआरवी, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जो आपको 5 साल बाद मिलेगी, और 5 साल बाद जो भी आपको लीज रेंट मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, और जो आपका फेयर वैल्यू है एसेट की वो देख लो। Whichever is lower, whichever is lower, whichever is lower, उस लोअर पे सर वो अपनी लीज लायबिलिटी को क्या करेगा सर? बुक करेगा। क्लियर? सर लेजर क्या करेगा? लेजर का जिसने दिया तो उसके लिए क्या बनेगा सर? डेटर ओपन होगा, तो डेटर के लिए क्या करेगा वो? लीज रिसीवेबल, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, क्योंकि असेट जारी है। तो सर वो किस पे वैल्यू करेगा? वो वैल्यू करेगा सर जो भी उसको मिलने वाला है 5 साल बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू से। मतलब सर उसको क्या क्या मिलेगा? उसको लीज रेंट भी मिलेगा, उसको गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जो कि गारंटी है वो तो लेजी को देना ही पड़ेगा, मतलब परचेजर को देना ही पड़ेगा गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। और उसी के साथ सर जो सेलर होता है वो ये मानता है कि मेरे को अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू भी मैं वसूल कर लूंगा परचेजर से, तो सर वो उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू, तीनों की प्रेजेंट वैल्यू को क्या करेगा सर? से एंट्री करेगा। मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट जीआरवी प्लस यूजीआरवी। आई बात समझ में? यस सर। मतलब लेजी की बुक में ओनली जीआरवी, लेसर की बुक में जीआरवी प्लस यूजीआरवी। तो सर इन दोनों का सर कोई इकट्ठा नाम भी आ सकता है क्या एग्जाम में? यस सर, जीआरवी प्लस यूजीआरवी को अपन कहते हैं सर आरवी, रेजिडुअल वैल्यू, या फिर सर हम आरवी की जगह कह सकते हैं एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू। क्लियर? यस सर, ये ध्यान रखना दोनों नाम। ठीक है सर, क्वेश्चन करें? सर क्वेश्चन भी करेंगे, बट उससे पहले सर मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूं इसी के रेस्पेक्ट में। बट सर मैं उससे पहले आपको कुछ और भी समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये तो आप कर सकते हो, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है कि आप क्या करोगे सर? लीज रेंट और जीआरवी दोनों की प्रेजेंट वैल्यू की निकाल लोगे, और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर किसके अंदर लेना है? लेजी के अंदर, लेजी के अंदर। ठीक है, और लेसर के अंदर क्या लेना है सर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू प्लस गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। क्लियर? यस सर। तो अब आपको मैं बताता हूं कि सर कभी कभार क्वेश्चन में आपको क्या करता है सर, वो ये बोल देता है कि सर आपको क्या फाइंड आउट करना है? सर आपको फाइंड आउट करना है ये, कैलकुलेट करो लीज रेंट। कभी कभार सर वो लीज रेंट कैलकुलेट भी करवा सकता है आपसे, लीज रेंट भी कैलकुलेट करवा सकता है, लीज रेंट। तो सर वो लीज रेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे वही बताता हूं सर। आपका एक फॉर्मेट आपको याद रखना है कि सर जो फेयर वैल्यू असेट की, क्या बोला सर मैंने? जो फेयर वैल्यू है आपके असेट की, सर जो आपकी फेयर वैल्यू होती है असेट की, उसको याद रखो कि आपकी फेयर वैल्यू कितनी है। ठीक है, उस फेयर वैल्यू को आप अपनी असेट की फेयर वैल्यू को यहां लिख दो। उसमें से क्या माइनस कर दो सर? माइनस कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआरवी प्लस यूजीआरवी। दोनों जीआरवी प्लस यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दो। जो भी आपके पास आएगा, जो भी सर आपके पास आएगा, उसमें डिवाइड कर दो एन्युटी फैक्टर फॉर लीज टर्म बेस्ड ऑन आईआरआर।
सर IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पर जितने भी टाइम का लीज पीरियड है उस लीज पीरियड पर उस IRR की क्या एन्युटी फैक्टर है उससे सर डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, लीज रेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, लीज रेंट आ जाएगा। अब सर इसके बेसिस पर क्वेश्चन करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 47 अपन अब सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, BNP लिमिटेड अवेल्ड करता है एक लीज फ्रॉम N&L लिमिटेड से। द कंडीशन ऑफ लीज टर्म आर एज अंडर, क्या है, जो लीज पीरियड है वो आपका 3 साल का है इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2010 में, फॉर द इक्विपमेंट जिसकी कॉस्टिंग कितनी है 10 लाख, हैज एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर कितना है सर 5 ईयर है, ठीक है। फेयर मार्केट कितनी है 10 लाख है। प्रॉपर्टी रिवर्ट्स बैक टू द लेजर ऑन द टर्मिनेशन ऑफ लीज, ठीक है। मतलब सर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है और जो टाइम भी है वो सर अप्रोक्सीमेट भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या लिखा हुआ है, अनगारंटेड, कौन सा लिखा हुआ है सर, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 1 लाख है, ठीक है, टू एट द एंड ऑफ ईयर 2012। 3 इक्वल एनुअल पेमेंट की जाती है यहाँ पे आपको हर साल के अंत में। IRR आपका 10% है। जो फर्स्ट प्रेजेंट वैल्यू है जो आपकी 10% की थर्ड ईयर में वो है सर 0.7513, और जो एन्युटी फैक्टर है आपका 10% से तीनों साल का वो है सर 2.4868। आपको क्या बताना है सर, स्टेट वेदर द लीज कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस लीज एंड आल्सो कैलकुलेट द अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो अपन को क्या निकालना है सर, पहले तो पता लगाना है क्या बोला गया है, स्टेट वेदर द लीज कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस लीज, क्या लीज फाइनेंस लीज है क्या। सबसे पहले तो ये देखो, तो सर एक बात बताओ, मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ के ये तो पता चल गया कि सर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, मतलब सर वो शुरुआत के दोनों पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट सर वो टाइम वाला होता है तो अप्रोक्सीमेट भी टाइम इक्वल नहीं है सर। चौथा पॉइंट सर स्पेशलाइज नेचर का होता है, सर क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। पांचवा पॉइंट क्या होता है सर, पांचवा पॉइंट होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट एंड गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल या अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ असेट। सर बताया था नहीं बताया था, बताया था ना, ये देखो सर मैंने आपको बताया था लास्ट वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटियस विथ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल या अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ असेट। बताया था ना। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है सर अपन को, इस क्वेश्चन में देखो, अब इस क्वेश्चन में सर अपन को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है लीज रेंट की और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की। क्या इस क्वेश्चन में देखो कि सर कहीं अपन को गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू गिवन है क्या, नो सर, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, पहली बात। दूसरी बात सर लीज रेंट है क्या, नो सर, लीज रेंट भी नहीं है, तो क्या अपन क्वेश्चन छोड़ते क्या, नो सर। देखो ढंग से सुनना, इस बात को लिख लो अपनी कॉपी में, जो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू मतलब सर GRV अपन फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ अगर अपन को क्या दे रखा हो, RV दे रखा हो, मतलब रेजिडुअल वैल्यू दे रखी हो, या फिर सर एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू दे रखी हो, तो सर अपन उसमें से अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर देंगे और अपने पास क्या आ जाएगा सर, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आ जाएगी। सर कैसे, जस्ट अ सेकंड सर, ऐसे मैंने बोला कि अपन गारंटीड, ये जो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है सर अपन निकाल सकते हैं अगर अपन को एक्सपेक्टेड RV मतलब एक्सपेक्टेड RV गिवन हो या फिर RV गिवन हो और UGRV गिवन हो, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो, तो सर हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर से माइनस कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, GRV आ जाएगा। क्लियर। बट सर अपन को इस क्वेश्चन में अपन को एक्सपेक्टेड RV गिवन नहीं है, एक्सपेक्टेड RV गिवन नहीं है, ना रेजिडुअल वैल्यू गिवन, सिर्फ अपन को UGRV गिवन है। तो सर अपन इस फॉर्मूले में अपन को इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है, तो इसलिए अपन ने GRV नहीं निकाल सकते। तो क्या सर अपन लीज रेंट भी नहीं निकाल सकते क्या, नो सर, लीज रेंट निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे,
अभी बताया था सर मैंने लीज रेंट के लिए। यस सर आपने बताया था। क्या यही चीज बताई थी? यस सर। फेयर वैल्यू ऑफ असेट आपने बताया, फेयर वैल्यू ऑफ असेट। तो सर इस क्वेश्चन में देखते हैं फेयर वैल्यू ऑफ असेट कितनी दे रखी है सर? 10 लाख। कितनी दे रखी है सर? 10 लाख। तो अपन लिखते चलते हैं इधर 10 लाख, ठीक है। यस। फिर क्या लिखते हैं सर अपन? माइनस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआरवी प्लस यूजीआरवी। तो इस क्वेश्चन में जीआरवी अपन को गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में सर अपन को जीआरवी जो है वो 0 है और यूजीआरवी अपन को गिवन है। यूजीआरवी कितना है अपने पास सर? 1 लाख रुपए है। तो 1 लाख रुपए की अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। यस सर। तो 1 लाख रुपए कब मिल रहे हैं अपन को? 2012 के एंड में, मतलब तीसरे साल के एंड में। तो सर तीसरे साल के एंड में आज क्या वैल्यू रहेगी रुपए की सर? 0.7513। 0.7513। तो सर अपन यू कर सकते हैं कि 0.7513 मल्टीप्लाई 1 लाख। यस सर, यू कर सकते हैं। तो सर आपके पास बैलेंस कितना बचेगा? 1 लाख को अगर 0.7513 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर आपके पास कितना आएगा? 75,130 अप्रॉक्स इतना ही आएगा। अप्रॉक्स सर अपने पास कितना आएगा? अपने पास आ जाएगा सर 75,130 आ जाएगा। यस सर। अब 75,130 को जब अपन 10 लाख में से माइनस करेंगे तो सर आपके पास अप्रॉक्स 9,24,870 बचेगा। यस सर, 9,24,870 बच रहा है। यस सर, 9,24,870 मेरे पास बच रहा है। उसमें अब किसका डिवाइड करेंगे सर अपन? एन्युटी फैक्टर फॉर द लीज टर्म। लीज टर्म 3 साल के लिए लीज टर्म का एन्युटी फैक्टर कितना था सर? 2.4868। तो जब अपन सर 2.4868 का सर जब अपन इसमें डिवाइड करेंगे, किस में डिवाइड करेंगे? इसमें डिवाइड करेंगे। किस में? मैं एक बार वापस बता देता हूँ आपको अलग कलर से। जब सर अपन इसमें डिवाइड करेंगे, किस में? इसमें जब अपन डिवाइड करेंगे तो सर आपके पास क्या आएगा? सर आपके पास सर क्या आएगा? लीज रेंट आएगा सर। क्या आएगा? लीज रेंट आएगा, ठीक है। अगर अपने पास जब लीज रेंट आ जाएगा तो कितना आएगा सर डिवाइड करने पर सर लीज रेंट आएगा 3,71,911.70 पर एनम सर आपके पास लीज रेंट आ जाएगा। क्या सर लीज रेंट की कैलकुलेशन आपको समझ में आई? यस सर, आ गई। अब अगर अपन को लीज रेंट की कैलकुलेशन समझ में आ गई तो सर अपना जो बेसिक फॉर्मूला था ये पता लगाने का कि ये फाइनेंस लीज है या नहीं है, वो क्या था कि सर आपको लीज रेंट और गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की और लीज रेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है। तो सर इस क्वेश्चन में गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की गिवन ही नहीं है, तो अपन को ओनली लीज रेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो सर लीज रेंट की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? हर एक साल मुझे 3,71,911.70 इट मीन सर 3,71,911.70 मेरे को क्या मिलता है सर? लीज रेंट मिलता है। तो 3 साल में सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी सर? अपन को फैक्टर गिवन है ना 2.4868, इससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे। जब सर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो सर अपने पास अप्रोक्स इतना आएगा। सर आप जैसे मल्टीप्लाई करके देख लो। किसको सर? जब आप 3,71,911 को जब सर आप 2.4868 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर आपके पास 9,24,870 आएगा। तो क्या सर वो आपके फेयर वैल्यू ऑफ असेट की फेयर वैल्यू कितनी थी सर? 10 लाख। क्या उसके सर अप्रोक्सीमेट भी इक्वल है क्या? यस सर, है ना इक्वल। 10 लाख और 9,24,870 तो सर जस्ट अप्रोक्सीमेट इक्वल है। 90% से भी ज्यादा देखा जाए तो इक्वल है। तो सर अपन कह सकते हैं कि ये एक तरीके की फाइनेंस लीज है। क्या बात समझ में आई? यस सर। तो सर ये अर्नड फाइनेंस इनकम सर अभी अपन ने सीखा नहीं है, जितना अपन सीखे उसके हिसाब से सर अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या आपको समझ में आया? यस सर, आ गया।
अब सर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। आपने कहा था ना सर जनरल एंट्री के बेसिस पे भी एक क्वेश्चन समझाऊंगा। यस सर, ये आ गया कि एनुअल लीज रेंट आपका 40,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मतलब सर आपको यहाँ पे लीज रेंट गिवन है तो आपको लीज रेंट की कैलकुलेशन नहीं करनी है। दूसरा, लीज पीरियड सर 5 ईयर है। आपको सर इस क्वेश्चन में गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है 14,000 का। फेयर वैल्यू जो थी वो कितनी थी सर, 1,50,000। ठीक है। IRR, इम्प्लिसिट रेट ऑफ इम्प्लिसिट रेट जो है वो लीज पे कितनी है सर, 12.6% है, जिसके बार को सर फैक्टर भी गिवन है 5 साल तक। ठीक है सर। यस, तो आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है टू द असेट टेकन ऑन फाइनेंस लीज। तो सर आपको क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया कि ये फाइनेंस लीज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक ही नहीं करना कि ये कौन सी लीज है सर, फाइनेंस लीज है। दूसरा, आपको किसकी एंट्री करनी है सर, रिकॉर्ड करने की असेट टेकन, असेट ली जा रही है। इट मीन सर किसकी बुक में रिकॉर्डिंग करोगे सर, लेजी की बुक में। तो सर लेजी की बुक में क्या रिकॉर्डिंग होती है आपको बताया था सर मैंने। यस सर, लेजी की बुक में रिकॉर्डिंग जो होती है वो होती है असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी अकाउंट। और किस वैल्यू से होती है सर, ये होती है सर आपके सर, ये होती है फेयर वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू जो अपन निकालते हैं LR और GRV की, विच एवर इज लोअर। ठीक है सर। तो अपन को इस क्वेश्चन में क्या निकालना है सर, लीज रेंट और GRV की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो सर लीज रेंट कितना है 40,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और GRV कितना है सर 14,000 है। तो सर अपन पहले लीज रेंट की, सर सबसे पहले अपन लीज रेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे सर, इस टाइप से निकालेंगे। फर्स्ट ईयर 40,000, सेकंड ईयर 40,000, थर्ड ईयर 40,000, फोर्थ ईयर 40,000, फिफ्थ ईयर 40,000। ठीक है सर। यस, क्लियर। ठीक है। और इनके जो डिस्काउंटिंग फैक्टर सर अपन को गिवन है। ठीक है सर, डिस्काउंटिंग फैक्टर भी अपन को 5 साल तक के गिवन थे। तो सर अपन ने मल्टीप्लाई करके यहाँ तक की टेबल सर समझ में आ गई क्या। यस सर। अब गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू सर अपन को 5वें साल के एंड में ही मिलेगी। तो सर 5वें साल के एंड में मिलेगी, तो 14,000 को जब अपन 5वें साल के एंड के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर आपके पास कितना आ जाएगा, 7728। क्लियर सर। 14,000 की भी अपन ने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। यस सर। तो अब अपन सर जब इन सबको जोड़ेंगे, किसको, जब अपन इन सबको जोड़ेंगे, जब इस प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ते हैं, जब अपन सर इस प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ते हैं तो सर कितना आ जाता है आपके पास, आ जाता है सर 1,49,888। 1,49,888 आपके पास सर क्या आ जाता है, लीज रेंट और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है सर। तो आपके पास ये क्लियर हो गया। यस सर, ये तो आ गई अपने पास, कितनी आ गई सर, 1,49,008 और 8 फिर 8। ठीक है सर। यस। और आपकी फेयर वैल्यू कितनी गिवन है सर क्वेश्चन में, आपको जो सर फेयर वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वो है सर 1,50,000। तो सर विच एवर इज लोअर, सर विच एवर इज लोअर, सर 1,49,888 इज लोअर। तो सर वी शुड रिकॉर्ड द असेट एट 1,49,888। क्या सर आपको मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए, क्या उसके सर मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दिए। यस सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अगर लेजर की बुक में अगर अपन से पूछता तो अपन एंट्री क्या करते हैं, लेजी लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, और सर प्रेजेंट वैल्यू किसकी और किस वैल्यू पे लिखते हैं सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। तो सर इस क्वेश्चन में अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 0 थी, ना अपन निकाल सकते थे, तो सर इसलिए अपन ने 0 मान लिया। और लीज रेंट और गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की जो प्रेजेंट वैल्यू सर जो अपन ने निकाली वो 1,49,888 पे अपन लेजर की बुक में भी इसी से रिकॉर्ड करते। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था अपन से, क्वेश्चन में सिर्फ ओनली लेजी की बुक में पूछा गया था, जो अपन ने समझ लिया है। अगर एग्जाम में लेजर की बुक में भी आ जाए तो सर आपको सिर्फ वो फॉर्मेट याद होना चाहिए, यहाँ एंट्री ये करनी है, जो अमाउंट है वो अपन को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू और अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू लिखना है, तीनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, तो वो आप क्वेश्चन में आराम से कर सकते हो। तो सर अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अपना जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। अब सर अपन को क्या निकालना है, अब अपन को निकालना है सर अर्नड फाइनेंस इनकम। अर्नड फाइनेंस इनकम सर कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है सर, टोटल
लीज रेंट, यूजीआरवी एंड जीआरवी, वो लिख देना है। और उसमें से सर माइनस क्या करना है, जो भी अपन ने ऊपर लिखा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर देना, आपके पास अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आ गई। करके देखे? यस सर। अब देखते हैं सर, अपन जो क्वेश्चन अपन ने छोड़ा था, जो क्वेश्चन सर अभी अपन ने करा था, ये क्वेश्चन किया था ना? यस सर, 3,71,000 का। यस सर। अभी अपन ने सर क्वेश्चन नंबर 47 किया था, जिसमें अपने पास आया था कि कैलकुलेट करना है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। यस सर। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने? टोटल लीज रेंट कितना है, टोटल जीआरवी कितना है, टोटल यूजीआरवी कितना है, तीनों को जोड़ के ऊपर लिख दो सर। टोटल लीज रेंट है सर 3,71,911 पर एनम है। तो सर 3 साल के लिए अपन को कितना मिलेगा? 11,15,735। ठीक है। फिर सर इसके अंदर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं थी सर। तो अब अपन क्या जोड़ देंगे सर इसमें? अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जोड़ देंगे 1 लाख रुपए की। यस सर। तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा सर? 12,15,735। और सर मैंने क्या बताया था, जो भी आपने ऊपर जोड़ा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो और माइनस कर दो। तो सर आपने सर जब लीज रेंट जो आपने निकाला, कितना सर? 3,71,911 जो आपको हर साल मिल रहा है, उसकी सर जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो सर 2.4868 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आई या नहीं आई? यस सर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे सर? क्योंकि मुझे हर साल 3,71,000 रुपए समथिंग अगर मुझे मिल रहे हैं, और हर साल की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो सर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने क्या करा सर, एक साल के लीज रेंट को तीनों साल के एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, और भी इजी हो गया। यस सर। तो कितनी आ जाती है प्रेजेंट वैल्यू? अगर मैं लीज रेंट की बात करूं तो लीज रेंट की आ जाती है सर 9,24,870। ऐसे सर अगर मैं अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, जो कि मेरे को कब मिलेगी सर? ईयर एंड पे मिलेगी। 1 लाख ईयर एंड पे कितनी है सर? 0.7513 है। तो सर मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.7513, तो सर 75,130 आएगा। यस सर। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा सर? 10 लाख। और 10 लाख को क्या करना है सर? माइनस करना है। बताया था ना सर फॉर्मूले में। यस सर, माइनस करना है। देखो इधर माइनस करना है। तो सर आपके पास माइनस करने पर कितना आ जाएगा सर? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम 2,15,735। क्या समझ में आया या नहीं आया? यस सर, क्लियर हो गया। अब अपन और क्वेश्चन कर सकते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालने वाला। सर ये रहा, 5 साल है, 3 साल है, मेल ही नहीं खाता सर कि अपन मेल कर सकते हैं क्या? नो सर। जो कॉस्ट है और जो फेयर वैल्यू है वो सर 6 लाख है। अमाउंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होता है, और एट द टर्मिनेशन ऑफ लीज लेजर विल गेट बैक द इक्विपमेंट। मतलब सर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, तो ऊपर के दोनों पॉइंट खत्म फाइनेंस लीज चेक करने में। और सर जो लाइफ है वो भी इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेट भी इक्वल नहीं है, तो ये पॉइंट भी खत्म। उसी के साथ सर स्पेशलाइज्ड नेचर की भी नहीं है, तो सर वो वाला पॉइंट भी खत्म। अब तो सर वो लास्ट पॉइंट बचा है 5वां, कि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है लीज रेंट की और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की, निकालकर फेयर वैल्यू से कंपेयर करनी है। अगर अप्रोक्सीमेट या इक्वल भी हो जाएगी तो भी सर अपन उसे फाइनेंस लीज कह सकते हैं। तो देखते हैं। और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है ईयर एंड पे? 60,000 है। IRR कितना है? 10% है। जिसका फर्स्ट थर्ड ईयर में कितना है 10% से? तीनों सालों का 2.4868 है तीनों सालों का, अगर मैं जोड़ के देखता हूं तो फैक्टर को। और तीसरे साल के अंत में है 0.7513। तो सर ये क्वेश्चन तो सेम है, आप कर सकते हो इसको। कैसे सर? सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? लीज रेंट निकालना पड़ेगा। तो लीज रेंट की कैलकुलेशन कैसे करोगे? फेयर वैल्यू ऑफ असेट कितनी है सर? फेयर वैल्यू ऑफ असेट 6 लाख है। ठीक है। उसमें से क्या माइनस करोगे सर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। देखो सर मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन में आपने लिखवाया था, क्या यही लिखवाया था सर मैंने? क्या क्वेश्चन में सर मैंने यही लिखवाया था लीज रेंट कैलकुलेट करने में, कि फेयर वैल्यू क्या है सेट की वो लिख दी, माइनस करेंगे यूजीआरवी और जीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू। तो सर इस क्वेश्चन में ओनली यूजीआरवी गिवन है और अपन जीआरवी निकाल भी नहीं सकते। तो सर 60,000 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 0.7513। तो कितना आ जाएगा? 45,078। इसको क्या कर देंगे सर अपन? माइनस करेंगे। किस में से सर? माइनस कर देंगे सर अपन फेयर वैल्यू ऑफ असेट में से।
तो माइनस कर दो सर आप, तो कितना आ जाएगा 5,54,922 आ जाएगा। यस सर आ गया। अब उसके बाद क्या करते हैं सर, अपन डिवाइड करते हैं एन्युटी फैक्टर ऑफ लीज टर्म, लीज टर्म के एन्युटी फैक्टर से। तो सर लीज टर्म का जो एन्युटी फैक्टर है वो कितना है सर, तीनों सालों का सर 2.4868। तो सर जब अपन इसको इसमें से जब अपन डिवाइड करेंगे 2.4868 का 2.4868 का, तो सर अपने पास जो आएगा वो सर अप्रोक्स कितना आ जाएगा, वो सर आ जाएगा अप्रोक्स अपने पास 2,23,147। यस सर। तो आपके पास समझ में आ गया एनुअल लीज पेमेंट कैसे आया सर, एनुअल लीज पेमेंट की कैलकुलेशन समझ में आ गई। तो फिर मैंने अब क्या बताया था, अगर अपन को लीज रेंट आ गया तो अपन को चेक करने में क्या निकालना है, लीज रेंट और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की परसेंट वैल्यू। तो सर इधर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो अपन ओनली लीज रेंट की परसेंट वैल्यू निकालेंगे। लीज रेंट की परसेंट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं सर, हर साल कितना मिलेगा 2,23,147 मल्टीप्लाई करेंगे सर तीनों साल के फैक्टर के टोटल से। अलग अलग गिवन होता तो अलग अलग निकाल लेते, अगर टोटल गिवन है तो वेल एंड गुड है ना। तो इससे मल्टीप्लाई करके अपन कितना आ जाएगी सर प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी सर आपके पास 5,54,922। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर आ गई, मल्टीप्लाई करते चलना, आ गई सर। यस अगर आपके पास 5,54,992 आपके पास अगर प्रेजेंट वैल्यू आ गई लीज रेंट की, तो क्या सर वो फेयर वैल्यू कितनी है सेट की 6 लाख, क्या सर वो इसके इक्वल नहीं है क्या? यस सर अप्रोक्सीमेट तो इक्वल है ही ना, तो इट मीन्स कि सर ये कौन सी लीज मानी जाएगी, एक फाइनेंस लीज है। क्लियर। अब अपन को क्या निकालना है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालनी है। कैसे निकालेंगे, क्या बताया था, टोटल लीज रेंट कितना मिल रहा है, टोटल अपन को जीआरवी यूजीआरवी कितना मिल रहा है। तो सर टोटल लीज रेंट मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 3 करके, जीआरवी है नहीं, यूजीआरवी मिल जाएगा तो टोटल मिलेगा सर 7,29,441। उसमें से क्या माइनस करना होता है सर, माइनस करना होता है सर जो भी अपन ने मिला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट माइनस करेंगे, वो कितनी आई थी सर आपके पास 5,54,922, वो माइनस कर देंगे। ठीक है सर, इसमें से 7,29,441 में से 5,54,922 माइनस करेंगे। और क्या माइनस करेंगे सर, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, मतलब जो 60,000 अपन ने जोड़ा है उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू वो कितनी है सर 45 लाख, वो 45,778 वो भी माइनस कर देंगे इस 7,29,000 में से। तो आपके पास सर कितना बचेगा 1,29,441। क्या सर आपको समझ में आया या नहीं आया? यस सर अब समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर अपन किसकी, फाइनेंस चार्ज की। किसकी बात करेंगे सर अपन, अब फाइनेंस चार्ज की बात करते हैं कि सर ये फाइनेंस चार्ज कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। सर ये फाइनेंस चार्ज क्या होता है कि जैसे आपने हायर परचेज में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करी है ना, सेम ऐसे आपको फाइनेंस चार्ज की कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे ये दो टाइप से होती है। अगर आपको बोल दे क्वेश्चन में इम्प्लीसिट रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे करनी है तो बस फिर सर इसी के बेसिस पे करनी है। अदरवाइज सर आपको क्या करना है, आईआरआर निकालना पड़ेगा। अदरवाइज सर आपको आईआरआर क्या करना पड़ेगा सर, फाइंड आउट करना पड़ेगा आईआरआर। और सर जिन स्टूडेंट्स ने एफएम पढ़ा है सीए इंटर ग्रुप सेकंड का पेपर नंबर 8, उनको पता है आईआरआर निकालने में सर अपन क्या करते हैं, 2 रेट अज्यूम करते हैं। उसका भी मैं आपको सर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्लियर? यस सर। तो फाइनेंस चार्ज क्लियर करें, चालू करें? यस सर चालू करते हैं। तो देखते हैं सर फाइनेंस चार्ज का क्वेश्चन नंबर 49। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है सर, लेजी लिमिटेड टुक द मशीन ऑन लीज पे फ्रॉम लेसर लिमिटेड से। ठीक है, फेयर वैल्यू कितनी है 7 लाख है, इकोनॉमिक लाइफ कितनी है 3 साल है, और एज वेल एज लीज टर्म भी 3 साल है। तो सर तीसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। कोई सी भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो अपन क्या मानते हैं, फाइनेंस लीज है। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर आपको लेजी कितना देता है, 3 लाख रुपए देता है। कितना देता है सर, 3 लाख रुपए देता है। तो 3 लाख रुपए देता है, इट मीन सर 3 लाख रुपए लीज आपका लीज रेंट हो गया। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है सर 22,000। हाउएवर लेजर एस्टिमेट दैट की द रेजिडुअल वैल्यू, क्या बोलता है ये, रेजिडुअल वैल्यू जो होगी मशीनरी की वो सर कितनी होगी 15,000 होगी ओनली। लेजर कितनी सोचता है सर 15,000 होगी ओनली। इम्प्लीसिट रेट ऑफ रिटर्न कितनी है सर 15% है। प्रेजेंट वैल्यू क्या है 15% की, ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की।
क्या निकालना है, करेक्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मशीनरी जो कंसिडर की जाएगी बाय लेजी लिमिटेड के द्वारा। मतलब सर लेजी लिमिटेड में आप क्या वैल्यू लिखोगे, क्या एंट्री करते हैं सर अपन लेजी लिमिटेड में, अपन एंट्री करते हैं सर क्या, असेट अकाउंट डेबिट टू लेजी, असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी अकाउंट, यस सर यही एंट्री करते हैं। ठीक है, अब अगर ये एंट्री करते हैं अपन तो सर किस वैल्यू पे करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं दो चीजों की, लीज रेंट की और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो सर सबसे पहले अपन को यही चीज करनी है कि लीज रेंट कितना है 3 लाख 3 साल के लिए। तो सर सबसे पहले अपन इसकी क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो सर 3 लाख को अपन क्या करेंगे सर, तीनों की जो अपन को फैक्टर गिवन है उनके टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास लीज रेंट की प्रेजेंट वैल्यू समझ में आ गई यहां तक की, यस सर। फिर अपन क्या करेंगे, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, जो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है 22,000, उसकी अपन क्या निकालेंगे सर, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर, यस सर, अपन उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो सर आपके पास कितनी आ जाएगी सर ऐसे प्रेजेंट वैल्यू, आपके पास सर ऐसे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 6,99,054, और सर आपकी फेयर वैल्यू कितनी है 7 लाख। तो विच एवर इज लोअर, सर 6,99,054 आप पे क्या होगी सर वैल्यू होगी मशीनरी लेजी लिमिटेड की बुक्स में आपको। और उसके साथ क्या फाइंड आउट करना है सर, फाइनेंस चार्ज भी आपको फाइंड आउट करना है। तो सर एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थी सर इतनी, मेरी बुक्स में इतनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थी फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में। जैसे साल खत्म होगा तो सर मेरे को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, किस रेट से देना पड़ेगा सर, 15% से, क्योंकि सर ये कौन सी रेट है अपने पास, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो सर अपन को 15% से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो अपन अगर 15% निकालते हैं इसका, 6,99,054 का अपन 15% निकालते हैं तो सर इतना आता है। अपन सर पेमेंट भी करेंगे लीज रेंट का 3 लाख का, यस सर। फिर अपने पास सर अब आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितनी रह जाएगी सर आपके पास, पता है आपको कितनी रह जाएगी, नो सर कैसे आएगा सर, ओपनिंग लायबिलिटी इतनी थी, उसमें इतना चार्ज इंटरेस्ट का जोड़ दिया अपन ने, इतना चार्ज इंटरेस्ट का भी लगा दिया। तो सर अब आपके पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, अगर सर आपके पास जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थी ओपनिंग में 6,99,054 थी, उसमें आपने इंटरेस्ट जोड़ दिया 1,04,858 का, और उसमें से सर आप क्या माइनस कर दोगे, जो आपने लीज पेमेंट कर दिया जो आपने 3 लाख का, और लीज पेमेंट में सर आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, 3 लाख सर आपने क्या कर दिया पेमेंट कर दिया 3 लाख का। तो सर आपके पास अब लायबिलिटी कितनी रह गई फर्स्ट ईयर के एंड में, 5,03,912। अब इस आप सर इसको हटा सकते हो, इस वाले कॉलम को सर आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस वाले को रिडक्शन इन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को बनाने की सर आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब सर सेकेंड ईयर के एंड में क्या होगा सर, इस पे 15% इंटरेस्ट लगेगा, 3 लाख का पेमेंट होगा। तो सर 5,03,912 की आपकी लायबिलिटी थी, जिसमें सर आपने 75,5877 का आपने इंटरेस्ट जोड़ा, और सर आपने फिर क्या करा, 3 लाख का आपने लीज रेंट भी पे कर दिया। तो आपके पास सर कितना बच गया, आपके पास 2,79,499। ऐसे सर फिर इस पे 15% चार्ज लगाया, 3 लाख का पेमेंट करा, तो सर आपके पास अब कितना बच जाता है, 21,424 बच जाता है। ठीक है सर, आई यानी यही बात समझ में, यस सर। तो आपके पास फाइनेंस चार्ज की कैलकुलेशन समझ में आ गई सर आपको, यस की फाइनेंस चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं सर फाइनेंस चार्ज का, देन फिर इस वीडियो को सर अपन आज यहाँ तक ही रखेंगे। अगर फाइनेंस चार्ज का एक और क्वेश्चन होगा तो यस सर है, सबसे शानदार क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं सर कि अगर आपको मैं कहूं कि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट ऑन लीज के बेसिस पे आप सर क्या समझते हैं। तो सर मैं इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट का मतलब मैं ये समझता हूं कि वो डिस्काउंट रेट जिस पे आपका जो मिनिमम लीज पेमेंट है और जो सर आपकी अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है वो आपकी किसके इक्वल होगी, फेयर वैल्यू ऑफ लीज असेट के इक्वल होगी। क्लियर, यस सर। अब आपको सर इसमें क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट। तब अपन को क्या निकालना है सर इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट ऑन लीज
निकाल सकते हैं। एनुअल लीज रेंट कितना है 80,000, लीज पीरियड 5, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 40,000, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 24,000, फेयर वैल्यू 3,20,000। आपको क्या करना है सर, आपको इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न निकालना है ना, कुछ मत करना, आप लीज रेंट की प्रेजेंट वैल्यू, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। इस 10% से एक बार और एक बार 14% से निकाले। यस सर, 10% से निकालते हैं, पहले लीज रेंट की निकाल लेते हैं। लीज रेंट की ये निकल गई सर यहां तक की, क्लियर, ठीक है। फिर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की निकाली, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की निकाली, फिर अपन ने अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की भी निकाली, जो कि हमारे को 5th ईयर के एंड में मिलेगी दोनों, तो अपन दोनों में 5th ईयर का ही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेंगे, क्लियर। यस, ऐसे सर 14% से निकाल लेंगे, तो समझ में आ गया 14% से भी, ठीक है। अब क्या करना है सर, फॉर्मूला बताया था एक आपको, अगर आपने ग्रुप सेकंड में एफएम नहीं पढ़ा तो ग्रुप फर्स्ट में एडवांस अकाउंट्स में हायर परचेज वाला चैप्टर पढ़ाया, उसके अंदर अपन लोअर रेट, तो लोअर रेट कितना है 10% प्लस लोअर रेट प्लस लोअर रेट से क्या वैल्यू आई है वो लिखते थे, ठीक है। उसमें से क्या माइनस करते थे, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कितनी है सर 3,20,000, कैसे देख सकते हो सर आप क्वेश्चन में 3,20,000 ही है। यस सर, फिर किससे डिवाइड करते थे सर अपन, उसको डिवाइड करते थे सर लोअर रेट से क्या वैल्यू आई है और हायर रेट से क्या वैल्यू आई है, उनके डिफरेंस से डिवाइड करते थे, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करते थे सर, हायर रेट और लोअर रेट के डिफरेंस से। तो सर आप कैसे भी देख सकते हो, आपके पास कितना आएगा सर, आपके पास आ जाएगा सर 12.609% जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को, क्लियर। यस सर, मतलब लोअर रेट प्लस लोअर रेट से जो वैल्यू आई है वो गिवन फेयर वैल्यू का डिफरेंस ऊपर लिखना, डिवाइड करना उसमें दोनों रेटों से जो भी आया उसके डिफरेंस से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना दोनों रेटों का डिफरेंस, मतलब 14 माइनस 10, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा उसमें 10%, ऐसे नहीं कि 10% निकाल के ऐड करो, 10% डायरेक्टली जोड़ देना, 10 + 2 जैसे 12 होता है वैसे जोड़ देना, तो आपके पास सर आ जाएगा कितना 12.61% आ जाएगा इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या सर आपको इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अपन इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं। और अगर सर आ गया है तो आपके लिए सर ये जो क्वेश्चन नंबर 53 है वो सर होमवर्क है, आप आराम से क्वेश्चन नंबर 53 को कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर सर आप टेलीग्राम पे या फिर सर आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। सबको सर आपका सबका एक्सेस आपको सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 भी सर आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 54 भी सर आपके लिए होमवर्क है। तो इट मीन्स कि सर आपका आज में अपन ने कितना पढ़ा उसको सर एक बार मैं समराइज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा सर अगर मैं आपको इस पूरे टॉपिक को समराइज कर दूंगा कि आज में अपन ने क्या क्या पढ़ा क्या क्या नहीं पढ़ा। सर आज अपन ने पढ़ा कि लीज लाइबिलिटी क्या होती है, लीज लाइबिलिटी कौन रिकॉर्ड करता है, लेजी की बुक में। किस पर रिकॉर्ड करता है, फेयर वैल्यू या फिर परसेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस जीआरवी विच एवर इज लोअर। लीज रेंट कैसे निकालते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ असेट माइनस परसेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी प्लस जीआरवी डिवाइड करेंगे एन्युटी फैक्टर फॉर लीज टर्म। अब आप कहोगे सर जीआरवी कैसे निकाल सकते हैं या फिर यूजीआरवी कैसे निकाल सकते हो। सर आप जो एक्सपेक्टेड आरवी होता है या फिर जो रेजिडुअल वैल्यू होती है उसमें से आप क्या माइनस कर दो सर, यूजीआरवी माइनस कर दो, तो आपके पास सर क्या आ जाता है, जीआरवी आ जाता है। फिर अपन ने पढ़ा सर अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकालोगे, तो मैंने कहा जो भी आपको मिला है उसकी आप उसमें से प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दो, जो बचेगा वो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है। फिर आपने कहा सर फाइनेंस चार्ज कैसे निकालोगे, वो अगर आपको इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे निकालना है तो मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। और अगर आपको बोले कि क्वेश्चन की इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है तो सर मैंने अभी बता दिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसमें अपन लीज रेंट, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू तीनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं दोनों गिवन रेटों से या फिर अजम्पशन लेते हैं अपन रेट्स में, फिर अपन सॉल्व करते हैं। सर अब एक बार बताओ इस क्वेश्चन में तो आपको सर जैसे रेट गिवन थी, अगर बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन में रेट गिवन ना हो तो फिर क्या करोगे सर, फिर सर कुछ नहीं करेंगे। तो सर अपन कुछ नहीं करते, जैसे कि अगर अपन को 10% 14% गिवन नहीं होता उस क्वेश्चन में तो फिर क्या करते हैं अपन, सर सबसे पहले अपन अज्यूम करते कि 10% है रेट और उसकी अपन प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते। कैसे, जैसे भी अपन ने निकाली
तीनों की, लीज रेंट की, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की। अगर वो अपनी लीज लायबिलिटी से, क्या बोला मैंने सर, अगर वो अपनी लीज लायबिलिटी से ज़्यादा है तो सर अपन जो नेक्स्ट रेट मानते, जो कि इस क्वेश्चन में 14% मानी गई थी, तो अपन हायर ही मानते, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बाई चांस इस स्टेप में अगर अपने लीज लायबिलिटी से कम आ जाती तो फिर जो सर अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालते, तो फिर जो अपन सर जो नेक्स्ट रेट मानते, तो सर वो अपन लोअर मानते, डेट इज 8%। क्लियर सर? यस। जितना रेट में कम डिफरेंस होगा उतना ही करेक्ट आंसर आएगा सर। जैसे आपने 10% से 12%, 14% और 16%, ये 4 रेट बना ली सर, क्योंकि आपके जैसे 10% से निकाला तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा नहीं आ रही थी, तो आपने अगली रेट क्या मानी सर, कम मानी, 8%। उससे भी नहीं आ रहा था, 6% मानी, उससे आ गया, तो फिर आप सर 6% और 10% नहीं लोगे, आप 6% और 8% लोगे, क्योंकि उन दोनों में रेट डिफरेंस कम है। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर? क्लियर हुआ? जैसे सर अपने इस क्वेश्चन को जो करा था, अपने 10% और 14% मान के, अब आप इसमें देखो सर लीज लाइबिलिटी कितनी आती है अपने। सर जो लीज लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है सर, 80,000 हर 5 साल में मिल रहा है। इसकी आप क्या निकाल लोगे सर, लीज लाइबिलिटी और उसकी, तो सर आप लीज लाइबिलिटी से बढ़िया एक और वर्ड लिख सकते हो सर, लीज लाइबिलिटी ना लिख के सर आप इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे सर लीज लाइबिलिटी से, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। तो सर आप इस क्वेश्चन में लीज लाइबिलिटी का जो मतलब है, इधर जो सर लीज लाइबिलिटी का मतलब है वो है सर आपकी फेयर वैल्यू। क्या सर? फेयर वैल्यू। अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू फेयर वैल्यू से ज़्यादा है तो नेक्स्ट रेट हायर लेंगे, कम है तो लोअर लेंगे। क्लियर? यस सर। तो सर अगर अपन ऐसे हर रेट से चेक करेंगे क्या, तो कितना टाइम हो जाएगा, हर रेट की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे फिर चेक करेंगे। तो सर इसका भी शॉर्टकट है कि सर आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, आपके पास टोटलिटी में आ जाएगा कि उस टोटलिटी में उस प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर्स का क्या टोटल है, 5 साल तो 5 साल के लिए क्या टोटल है, इस फॉर्मूले की मदद से। बट सर मैं रिकमेंड नहीं करता इस फॉर्मूले को यूज करना। आप सर अगर इंडिविजुअल निकालोगे ज़्यादा बेस्ट है, बट क्वेश्चन में कभी कभार इंडिविजुअल निकालने की सिचुएशन ही नहीं छोड़ता, वो क्वेश्चन सर आपको डायरेक्टली ऐसे ही दे देता है कि अब आपको क्वेश्चन पहले ही रेटेड गिवन दे देता है। क्लियर सर? यस। अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सर अपन AS19 के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे सेल एंड लीज बैक का कॉन्सेप्ट, और थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग लीज का क्वेश्चन, जो कि अब की बार स्टडी मटेरियल में शानदार क्वेश्चन ऐड हुआ है।